Subscribe now. Press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी विद बुद्धसेन के यूट्यूब चैनल में। बता दें दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के प्रीवियस ईयर के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पिछले साल के प्रश्नों को हल कराने का मकसद दोस्तों ये है, सिर्फ आपको परीक्षा का लेवल का पता लगेगा और हम उसी के अकॉर्डिंग आपकी कंप्लीट तैयारी कराएंगे। जो भी हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन, बाल अध्ययन आंदोलन का जन्मदाता कौन था? एस्ट्रोलॉजी, स्टेनले हॉल, वैगनर, कैटल। राइट आंसर चुनिएगा दोस्तों। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, स्टेनले हॉल। बाल अध्ययन आंदोलन का जन्मदाता स्टेनले हॉल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत में किस तिथि से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल 2012। दीजिएगा दोस्तों, सभी लोग अपना अपना आंसर देते रहिएगा। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक छात्र बार बार निर्देशन के बावजूद कक्षा में सभी छात्रों के साथ पढ़ नहीं सकता, वह बालक है? पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, अपराधी बालक, कुसमायोजित बालक। आपका करंट आंसर हो जाएगा कुसमायोजित बालक। जो बालक अपने आप को वातावरण में समायोजित नहीं रख सकता, वह कुसमायोजित बालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं, वस्तुतः यह तो व्यवस्थित तथा समानुगत प्रगतिशील क्रम है जो परिपक्वता प्राप्त में सहायक है। उपयुक्त परिभाषा किस विद्वान की है? हैरिस, हर्लॉक, गैसल, जेम्स ड्रेवर। सभी लोग अपना उत्तर चेक करते रहें। आपका राइट आंसर जेम्स ड्रेवर, ऑप्शन नंबर डी। विकास चिंतन का मूल है, यह बहुमुखी क्रिया है और इसमें केवल शरीर के अंगों के विकास का नहीं वरन सामाजिक संवैगिक अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों को भी शामिल किया जाता है। ये जेम्स ड्रेवर का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। भारत में सर्वमान्य बाल्यकाल अवधि है? जन्म से 5 वर्ष, 2 से 8 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 4 से 12 वर्ष। सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 6 से 12 वर्ष। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता काल मानने वाले विद्वान हैं? रास, हॉल, क्रोवाक्रो, सिप्सन। बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता काल मानने वाले विद्वान रास। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, रास जी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत कोई व्यक्ति जो बिना मान्यता के विद्यालय संचालित करता है उस पर कितनी राशि के जुर्माने का प्रावधान है? 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, इनमें से कोई नहीं। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहिए दोस्तों और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए रोजाना एक टेस्ट जरूर लगाएं। तो आपका राइट आंसर 10 लाख रुपए तक, राइट आंसर सी हो जाएगा, 10 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विकास की कौन सी अवस्था को एज ऑफ ब्यूटी कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, किशोरावस्था। विकास की एज ऑफ ब्यूटी अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। इसे टीन एज भी कहा जाता है, टीन एज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में कौन सी अवस्था में बालकों में सूक्ष्म चिंतन प्रारंभ हो जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब चुनिए दोस्तों। आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में सूक्ष्म चिंतन का प्रारंभ हो जाता है। बालक समस्या पर चिंतन के कारण तथा निदान खोजने का प्रयत्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, किशोरावस्था को अपराध प्रकृति के विकास का नाजुक काल किस विद्वान ने कहा? वैलेंटाइन, सोरेनसन, टेलफोर्ड, वुडवर्थ।
आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, वैलेंटाइन। हाल ने किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था कहा। वैलेंटाइन ने इस अवस्था को अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक काल कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। एक बालक अपने घर को बताते समय गलत दिशा की ओर संकेत करता है। बालक की यह अधिगम संबंधी समस्या किस प्रकार की अक्षमता है? एकाग्रता की कमी, स्मृति की कमी, प्रक्रमण संबंधी समस्या, पढ़ने की अक्षमता। चुनिए दोस्तों करेक्ट आंसर आपका। आपका करेक्ट आंसर सी हो जाता है। जो लोग सी पर जा रहे हैं वो बहुत सही है। प्रक्रमण संबंधी समस्या, दिशा, संख्या आदि का सही निरूपण न कर पाना प्रक्रमण संबंधी क्षमता कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12। बहरे बच्चों के लिए भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है? ओष्ठ अध्ययन, ब्रेल लिपि, लिखित अध्ययन, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, ओष्ठ अध्ययन। बहरे बच्चों के लिए विशेष स्कूलों में ओष्ठ अध्ययन विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है, जिनमें जेना, निजी तथा मुलर वाले विधि प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने। बुद्ध के बहुकारक सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं? अल्फ्रेड विने, थर्स्टन व कैली, थॉर्नडाइक, डी नंबर आपका थॉमसन। राइट आंसर दीजिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ये आपका थॉर्नडाइक के साथ जाएगा। बुद्ध के बहुकारक सिद्धांत के प्रवर्तक थॉर्नडाइक हैं। थॉर्नडाइक ने सामान्य योग्यता की सत्ता को स्वीकार नहीं किया, इसे बालू सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। मानव विकास का क्रम चलता है गर्भावस्था तक, बाल्यावस्था तक, किशोरावस्था तक, प्रौढ़ावस्था तक। दीजिएगा करेक्ट आंसर दोस्तों, प्रौढ़ावस्था तक। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रौढ़ावस्था तक। सतत विकास सिद्धांत के अनुसार मानव के विकास का क्रम गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला आनुवंशिक कारक है? प्रजाति, लिंग, बुद्धि, उपर्युक्त सभी। तो जो लोग ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं वो उनका करेक्ट आंसर है। मानव विकास को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक माने गए हैं, आनुवंशिक कारक, वातावरणीय कारक। ये दो ही कारक हैं जो मानव विकास को प्रभावित करते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख आनुवंशिक कारक प्रजाति, बुद्धि, लिंग, आनुवंशिक विकार, वृद्धि, सामर्थ्य, ये सभी हैं। निम्न में से विकास को प्रभावित करने वाले आनुवंशिक कारक प्रजाति, लिंग, बुद्धि, उपर्युक्त सभी। आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। भिन्नता के नियम के अनुसार एक ही माता पिता की संतानें, सभी संतानें एक जैसी होती हैं, सभी संतानें एक दूसरे से भिन्न होती हैं, प्रथम दो संतान भिन्न होती है, प्रथम दो संतान समान होती है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो एकदम बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। भिन्नता के नियम के अनुसार एक ही माता पिता की संतानें, सभी संतानें एक दूसरे से भिन्न होती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। परीक्षा में असफल होने पर छात्र द्वारा स्कूल में पढ़ाई न होने की बात कहना रक्षा युक्ति को कहा जाएगा? औचित्य, स्थापन, आक्रामकता, प्रत्यावर्तन, दमन। जो लोग क्वेश्चन नंबर ए के साथ जा रहे हैं दोस्तों वो बिल्कुल सही हैं। औचित्य स्थापन। युक्तिकरण, औचित्य स्थापन, असफलता के वास्तविक कारणों के स्थान पर कोई मिथ्या तर्क देकर अपनी सफलता का दोष छिपाना ही औचित्य स्थापन की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रतिभाशाली बालक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रतिभाशाली बालक सृजनशील, उत्साही, सुसमायोजित व तीव्र बुद्धि वाला होता है। प्रतिभाशाली बालक अनुशासन प्रिय, सुदृढ़, सामवेगिक परंतु मध्यम बुद्धि वाला होता है। प्रतिभाशाली बालक सृजनशील, कल्पनाशील, जिज्ञासु व भावुक होता है। प्रतिभाशाली बालक कुशाग्र बुद्धि, अद्भुतकार, कुशल व सामवेगिक दृष्टि से सुदृढ़ होता है। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं उनका बहुत ही अच्छा, सुंदर, बढ़िया उत्तर है और इससे सटीक उत्तर कुछ भी नहीं है। प्रतिभाशाली बालक कुशाग्र बुद्धि, अद्भुतकार, कुशलता, संवेग दृष्टि से सुदृढ़ होता है। सृजनशील बालक प्रतिभाशाली होता है परंतु प्रत्येक प्रतिभाशाली सृजनशील भी हो यह आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19। शिक्षक से डांट खाकर अपने छोटे भाई बहनों पर भड़ास निकालना कहा जाएगा? प्रतिगमन, आक्रामकता, प्रत्यावर्तन, विस्थापन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विस्थापना, विस्थापन। शिक्षक से डांट खाकर अपने भाई बहनों पर भड़ास निकालना विस्थापन कहलाता है। विस्थापन या पलायन एक ऐसी रक्षा युक्ति है जिसमें व्यक्ति कष्टपूर्ण स्थिति या समस्या का सामना करने के स्थान पर उसकी प्रतिक्रिया अन्यत्र प्रकट करता है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम है? बीज कोषों की निरंतरता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, उपर्युक्त सभी। जो भी बच्चे उपर्युक्त सभी मार रहे हैं वो बिल्कुल सही है। उपर्युक्त सभी वंशानुक्रम या आनुवंशिकता के नियम, बीज कोषों की निरंतरता का नियम, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, प्रत्यागमन का नियम, समानता का नियम, भिन्नता का नियम, मैंडल का नियम, ये सभी वंशानुक्रम का नियम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन आना ही अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? क्रो के द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा, गिलफोर्ड के द्वारा, गिट्स के द्वारा। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहें दोस्तों। आपका राइट उत्तर हो जाएगा गिलफोर्ड। व्यवहार व फलस्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन आना ही अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा गिलफोर्ड ने दी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में कौन सा अधिगम सिद्धांत सीखने पर अधिक बल देता है? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत। जो भी बच्चे प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत पर जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उनका उत्तर एकदम राइट है। उनकी तैयारी बेहतर चल रही है। अधिगम सिद्धांत सीखने पर अधिक बल देता है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन A.L. थॉर्नडाइक ने किया था। इस सिद्धांत में सर्वाधिक बल करके सीखने पर दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, एक बालक नीची पिछली कक्षा के छात्र के समान शैक्षिक प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। वह बालक है पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, अपराधी बालक, असमायोजित बालक। एक बालक नीची पिछली कक्षा के छात्र के समान शैक्षिक प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, वह बालक पिछड़ा बालक है। बट ने अपनी पुस्तक बैकवर्ड चाइल्ड में लिखा है कि जो बालक अपनी नीची सीढ़ी की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो वह पिछड़ा बालक होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चयन प्रश्न में शामिल नहीं है बहुविकल्प प्रश्न, सत्य असत्य प्रश्न, मिलान प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न। चयन प्रश्न में शामिल नहीं होता दोस्तों रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न। रिक्त आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न प्रत्यास्मरण प्रश्न होते हैं, जबकि चयन प्रश्न अभिज्ञान प्रश्न होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। B.F. स्किनर ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया? कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, संबंध का सिद्धांत। B.F. स्किनर ने कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत दिया था। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने 1938 में सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26, कोम्फा व कोहलर का संबंध निम्न में से किस सिद्धांत से है? गेस्टाल्टवाद, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, अनुकूलित अक्रिया सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। जो भी बच्चे क्वेश्चन एक आंसर ए पे जा रहे हैं बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोम्फा व कोहलर का संबंध गेस्टाल्टवाद सिद्धांत से है। गेस्टाल्टवादी या समग्रवादी संप्रदाय दोनों एक ही नाम है। दोनों के प्रवर्तक मैक्स वर्दीमर, कोम्फा व कोहलर थे। इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी किसी क्रिया को आंशिक रूप से नहीं अपितु समग्र रूप से सीखता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 1, 2, 3, 4। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। अब इसमें बता देते हैं आपको कौन कौन सी है। संवेदी पेशी अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष तक। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने। राष्ट्रीय पटचर्या रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मनाना, स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन एवं वृत्त चित्र तथा फिल्मों को एकत्र करना एवं दिखाना जिनके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि हो को सुझाया गया है। शांति की शिक्षा दी जा सके, मूल्यों की शिक्षा दी जा सके, नागरिकता की शिक्षा दी जा सके, इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शांति की शिक्षा दी जा सके। शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोणों और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो प्रकृति और मानव जगत के मध्य सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय पटचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। भौतिक संसाधनों को शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए विज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। चुनिए दोस्तों, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। बालकों
के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। बालक में चिंतन के कितने प्रकार बताए गए हैं? 2, 4, 6, 8। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 4। बालक में चिंतन के 4 प्रकार बताए गए हैं। प्रत्याशात्मक चिंतन, दूसरा हो जाएगा अमूर्त चिंतन, तीसरा हो जाएगा आपका सृजनात्मक चिंतन, चौथा हो जाएगा आपका सहचरात्मक चिंतन। सहचरात्मक चिंतन। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।